हेलो। आज कर देंगे इस चैप्टर को खत्म। कहां तक हुआ था? आरएनए तक हुआ था ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी। ये प्रकार पर हम आए थे। सबसे बड़ी कोशिका ही नहीं ना है? चिकनी अंतःप्रदेवीचागा ये तब बता दिए थे ना। वैक्यूल्स पढ़ाना था। बोलो। वैक्यूल्स बताओ, पादप सेल में बड़ा कि छोटा? इसमें एनिमल सेल में छोटा। ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, गलत ना है? ये पादप और जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है जिसे कौन क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ये जो झिल्ली से घिरा हुआ है इसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? अब कहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर यहां पर दोबारा भी लिखा गया है मिस्टेक से। बताओ, यह कोशिका में कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं को स्थान देता है, जैसे प्रोटीन का बनना, जैसे वसा का बनना। यह सब काम कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही ना राइबोसोम है। यह कोशिका द्रव्य विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को क्या करता है? पहुंचाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन को एक चैनल देने का काम भी यही करता है। यह ऊर्जा उत्पादन स्थल नहीं है। ऊर्जा उत्पादन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है? अब बताओ, ऑस्मोसिस। ये फिगर देखो बढ़िया से। ऑस्मोसिस का मतलब होता है सटके का फूलना। किसका फूलना? हमको ये बताओ, ये जो पानी है इसकी सांद्रता, सांद्रता मतलब अणु सटा सटा, तनु मतलब अणु हटा हटा। अगर बताओ इसकी सांद्रता कम है कि ज्यादा? अरे पानी की सांद्रता कम, इसकी सांद्रता हाँ अधिक। हमको ये बताओ, अधिक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में पानी जाता है तब नहीं फूल जाता है? नहीं समझा? पानी देखो, ये अगर ऐसा है तो ये सांद्रता कम, और अगर ये ऐसा है सांद्रता अधिक। इस सांद्रता अधिक, अधिक ना। अणु अगर ज्यादा है सटे सटे तो सांद्रता अधिक, अणु कम है तो कम ना। अब बताओ, इसकी सांद्रता कम क्योंकि ये द्रव है, और ये ठोस है तो इसकी सांद्रता ज्यादा। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में द्रव का प्रवाह होता है तब नहीं फूल जाता है। इसी को कहते हैं परासरण। परासरण तीन प्रकार का होता है: सम परासरण, अल्प परासरण, अति परासरण। पढ़ाए थे ना पीछे। कहता है इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। बोलवे नहीं करता है। इसको क्या कहते हैं? परासरण। क्या कहते हैं? परासरण। जल के अणुओं की गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? परासरण। यही है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, इसके द्वारा अगर हो तो यह परासरण कहलाती है। परासरण कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? अल्प परासरण। बताओ, अल्प परासरण होगा, किधर गया? हाइपोटोनिक। कौन टोनिक? हाइपोटोनिक में बताओ जल ज्यादा मात्रा में है कि कम? ज्यादा मात्रा में। हाइपोटोनिक की अगर हम बात करें तो बाहर से जल अंदर जाएगा, कोशिका फूल जाएगा कि सटक जाएगा? असम में कुछ नहीं होगा, जितना बाहर जाएगा उतना अंदर आएगा, तो कोशिका पर कोई असर। और अति परासरणी में क्या होगा? जल बाहर निकल जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। क्लियर? पीछे भी हम आपको ये पढ़ाए थे। फिर कहते हैं एक कोशिकीय अवायवीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका परासरण द्वारा जल को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं।
आपको एक क्वेश्चन पूछता है, बताओ कोई भी पादप या जीव किस विधि द्वारा जल ग्रहण करते हैं? परासरण द्वारा। किस विधि द्वारा? जीन का नाम अगर आप नहीं सुने हैं तो जान लीजिए। देखो ये क्रोमोजोम है, क्या है ये? इधर आओगे, ये क्रोमेटीन है। क्या है ये? क्रोमेटीन है, ये क्रोमेटीन है, ये हिस्टोन है ना। फिर यहां आ जाओगे तो ये क्या है? डीएनए। उससे पहले डीएनए क्या है? क्या है? यानी जीन से क्या बना? डीएनए। डीएनए से फिर क्रोमेटीन, क्रोमेटीन से फिर क्रोमोजोम। बोलो रे, कहते हैं जीन आनुवंशिकता की क्या है? इकाई। डीएनए का वह भाग जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड, इस डीएनए का जो ये क्रियात्मक काम करने वाला खंड है उसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जंपिंग जीन, जंपिंग जीन की अवधारणा मैक्लिंटॉक बारबरा ने द्वारा मक्का पर प्रयोग के दौरान दी गया। इसका कोई खास काम नहीं है। ट्रांसपोजोन के नाम से भी प्रचलित जंपिंग जीन डीएनए के ऐसे भाग हैं जो एक ही क्रोमोजोम में अथवा एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम में अपनी स्थिति को क्या करता है? बदल देता है। जैसे मान लो पिता एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम में गया और वो अपनी स्थिति को पूर्णतया बदल दिया। इस सिद्धांत को कौन सिद्धांत कहते हैं? जंपिंग जीन। क्या कहते हैं? कोशिका के केंद्रक में के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना को क्या करता है? निहित करता है। कोशिका के केंद्रक में के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना को क्या करता है? निहित करता है, मतलब एकत्रित करता है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? नए जीव। ये अगला चैप्टर है आपका कोशिका विभाजन, जिसमें आप समझिएगा कि नए जीव कैसे बनते हैं। अगला चैप्टर है सेल डिवीजन। ये देखो, चलो ये फोटो हम ऐसे ही सर्च कर रहे थे तो ये फोटो मिला। माँ के गर्भ में ये बच्चा अभी नहीं है, हम सोचे तुमको दिखा दें। और ये माँ के गर्भ में बच्चा अभी है जो लगभग 6 से 7 महीने का होगा। अब तुम देखो ये स्पाइनल कोड है ना? बोलो रे। ये आपका छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, ये यूट्रस है, ये लीवर है। और यहां पर देखो ये बच्चा जो है ये कैसे ये अपना शेप लेता है। ये देखो स्पाइन वैसे के वैसे रहता है और बाकी चीजें कितनी सिकुड़ जाती, पूरा का पूरा शेप ये बच्चा ले लेता है। आप आगे पढ़िएगा रिप्रोडक्शन, तब वहां हम इसको डिटेल में बताएंगे। अब कुछ पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस चैप्टर में कि आपने क्या सीखा। एनसीईआरटी का आप सार संग्रह कर सकते हो। अभी जो हम चैप्टर आपको पढ़ाए हैं उसमें एनसीईआरटी क्या कहता है, सार संग्रह हम लोग देखते हैं। ये एनसीईआरटी का ही पेज है, हर चैप्टर में ये दिया हुआ है, पूरे चैप्टर का समरी। पहला देखो क्या कहता है, कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोई दिक्कत? कोशिका जीवन की कैसी इकाई है? आपको क्वेश्चन पूछेगा जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका के चारों ओर, इसको देखो, ये जो हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। एनसीईआरटी इसको कहते हैं प्लेज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली अलग है, टीचर इसको पढ़ देते हैं प्लाज्मा झिल्ली, जबकि है क्या? प्लेज्मा झिल्ली इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोशिका झिल्ली। नहीं समझा? अरे बोल लो। कोशिका के चारों ओर प्लेज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियां लिपिड तथा किसकी बनी होती है? प्रोटीन। बताए थे ना। अब कहता है कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है कि अक्रिय भाग है? अरे भैया, बाहर से अंदर चीजें आती है, अंदर से बाहर जाता है, सक्रिय ना हुआ? सक्रिय भाग है। यह पदार्थों की गति को, जो पदार्थ अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आते हैं, कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से क्या करता है? नियमित करता है। ये इसका मतलब ये सक्रिय है कि अक्रिय है? पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर क्या होता है? कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। सही है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन और लिपिड का। प्रोटीन और लिपिड का। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई
तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरण दाबी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती है। पादप में कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति जो होता है वो फंजाई को यानी फंगस को और बैक्टीरिया को बिना फटे हुए उसमें जिंदा रहने देती है कि फट के बाहर कर देती है? फट जाएगा सब बाहर ना निकल जाएगा, बिना फटे हुए उसमें जिंदा रहने देती है। यूकैरियोटिक प्रोना, यूकैरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से क्या होता है? बताओ, ये जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें केंद्रक होगा ना? ये बताओ, कहता है यूकैरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा, ये झिल्ली है क्या ये? तो कहता है यूकैरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य है। ये जो झिल्ली दिए हैं ये कोशिका द्रव्य से नहीं इसको अलग करेगा। ये जो झिल्ली है केंद्रक का, ये कोशिका द्रव्य से अलग करेगा कि जोड़ देगा? कहते हैं यूकैरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यह कोशिका के जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। यह मतलब केंद्रक। बताओ, सारी क्रिया को यही ना निर्देशित करता है, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। बोलो। फिर कहता है कोशिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः कोशिकीय परिवहन तथा उत्पादन सतह के रूप में कार्य करता है। बताओ, परिवहन की जिम्मेवारी किसकी है? किसकी है? परिवहन की जिम्मेवारी है गोल्जी बॉडी की। किसकी? लेकिन कह रहा है ये अंतः कोशिकीय परिवहन, चूंकि ये एक प्रकार का नलीनुमा संरचना है, अभी ना बताए थे ये नलीनुमा संरचना है। कोशिकीय परिवहन तथा उत्पादन सतह के रूप में कार्य करता है। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचय, रूपांतरण तथा क्या करता है? पैकेजिंग करता है। अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। एक्चुअल में ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते। क्रोमोप्लास्ट का ही दूसरा नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य भोजन को क्या करना है? संचय करना। लिखाए हैं पीछे, एक जगह लिखा हुआ है तीनों। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है, वैक्यूल्स। रसधानी बोले तो वैक्यूल्स। यह कोशिका में स्फीति मतलब जगह को बनाए रखता है और यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का क्या करता है? संचय करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता। कल करवाए थे ना सही? झिल्ली होता है लेकिन झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता। उनके क्रोमोजोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। जीवधारियों की कायिक वृद्धि हेतु कोशिका विभाजन, ये तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। अब देखो एक डिफरेंस हम आपको बताए थे, जो पीछे टेबल था ना एक, अब देखिए तो डिफरेंस आपको समझ में आता है कि नहीं? जिनको नहीं दिखाई दे रहा है टीवी में देखिएगा, दिखाई देगा। हम पढ़ते हैं तो आप सुनिएगा। बताइए, कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं। कोशिका भित्ति प्लांट में होगा कि एनिमल में होगा? हाँ, एनिमल में नहीं ना होगा। इस पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है। यहां लिख लो दोनों, यहां ठीक कर लो थोड़ा सा, दोनों पाया जाता है। ई लाइन काट दो। कोशिका भित्ति यहां लिख लो सेलुलोज का बना होता है। ठीक से लिख देते हैं। रुक जाए यार, इसमें कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है। देखो चला, सही है।
बढ़िया देखो, कोशिका भित्ति जो होता है, पादप कोशिका में अगर हम बात करें तो कोशिका झिल्ली भी होता है, कोशिका भित्ति भी होता है। किसमें? पादप में। लेकिन जंतु में कोशिका झिल्ली की कोशिका भित्ति? कोशिका झिल्ली। तो कहते हैं इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है जो अर्धपारगम्य होता है। फिर आ जाओ केंद्रक। इसमें भी केंद्रक उपस्थित होता है, परंतु कोशिका में किनारे की ओर स्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है परंतु कोशिका के मध्य स्थित होता है। कहां पर? जंतु कोशिका में। बताओ केंद्रक झिल्ली, केंद्रक होगा तो केंद्रक झिल्ली होगा ना। ये केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। फिर आ जाओ इधर हरित लवक। बताओ हरित लवक केवल प्लांट में होगा कि एनिमल में भी होगा? तो पादप में कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। अब बताओ राइबोसोम। राइबोसोम उपस्थित होता है प्लांट में भी और एनिमल में भी। ये हो गया प्लांट। बताओ वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं, ये बताओ कहां पाया जाता है? आकार में बड़ा और कम संख्या में पाया जाता है प्लांट में, और आकार में छोटा और अधिक संख्या में पाया जाता है कहां पर? एनिमल। लिखा है ना पीछे। बताओ लाइसोसोम। लाइसोसोम इसमें पाया जाता है, इसमें। फिर आ जाओ इधर लाइसोसोम, लेकिन इसमें कुछ पादप में पाया जाता है। ये एकरा एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते, लिखेगा सिंगल और देखें। लाइसोसोम लाइसोसोम कुछ पादप में पाया जाता है तथा सभी जंतु में पाया जाता है। कुछ पादप में पाया जाता है तथा सभी जंतु में पाया जाता है। यहां खाली ठीक कर लो, चला कुछ में पाया जाता, कुछ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में तो पाया ही जाता है। बताओ गुणसूत्र क्रोमोसोम। गुणसूत्र प्लांट में उपस्थित होता है परंतु बड़े आकार के, और गुणसूत्र एनिमल में उपस्थित होते हैं परंतु छोटे आकार के। यहां जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो दोनों में ना होता है, कहते हैं इसमें भी दोनों प्रकार के अंतःप्रद्रवी जालिका उपस्थित होते हैं। इनकी संख्या इसमें क्या होती है? कम। इसमें भी रफ चिकनी दोनों प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इनकी संख्या अधिक होती है। बताओ प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? कौन करेगा? या कोशिकाओं के में प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? एनिमल सेल में नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का संचय, इन कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च के रूप में होता है प्लांट में, इसमें कार्बोहाइड्रेट का संचय किसके रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में। भूख लगता है तो हम लोग यही ना खाते हैं। उसके बाद सेंट्रियोल, इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है। ई लाइन काट दो, गलत लिखा हुआ है। रसधानी, रिक्तिका और वैक्यूल्स तीनों एक के हैं। काट दिया। यहां देखो, यहां रिक्तिका, वैक्यूल्स और रसधानी एक ही है। हो गया? लिखा? अब आ जाओ, चला इधर नहीं, हम लोग बातचीत करते हैं। मात्र 5 मिनट में पूरा सेल हम ओवरऑल कर देते हैं, ठीक ना? अगर बच्चा तू रेगुलर होगा तो पूरे सेल के एक भी क्वेश्चन तुमसे छूटेंगे नहीं। अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो दिक्कत होगा। ध्यान से देखो, हमने आपको क्या कहा कि अगर ये मनुष्य है, मनुष्य का कोई एक ऑर्गेन है, ऑर्गेन जो है उत्तकों से बना है। उत्तक किससे बना है? किससे बना है? कोशिका से। बहुत बढ़िया बात। यानी शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? बहुत बढ़िया बात। कोशिका की अगर हम बात करें, ये कोशिका है
किसका? एनिमल का। और ये मान लो किसका है? प्लांट। प्लांट सेल में ये कोशिका झिल्ली है कि कोशिका भित्ति है? इसी को एनसीईआरटी में प्लाज्मा प्लेज्मा झिल्ली कहते हैं। और ये कोशिका झिल्ली भी ना हुआ, इसको भी क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। इसके ऊपर एक परत चढ़ता है, क्या कहते हैं इसको? कोशिका भित्ति। बोलो हाँ। अब दोस्त मेरे चलो इसको तो ये हम जान सकते हैं, प्लांट सेल में कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। कोई दिक्कत है? चलो अब सिर्फ हम एनिमल सेल को देखते हैं, बाकी दोनों में सेम होता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल में ये कोशिका झिल्ली हो गया। क्या हो गया? कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है, कुछ को अंदर से बाहर जाने देता है, कुछ को बाहर से अंदर आने देता है। इसलिए इसको सक्रिय घटक कहते हैं, अक्रिय घटक कहते हैं। सक्रिय घटक कहते हैं। इसके अंदर जितना भी अंग है उसको कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चलो पहला अंग हो गया केंद्रक। कौन? केंद्रक। न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस सारे क्रियाकलाप को नियंत्रित करता है, कार्यान्वित करता है। न्यूक्लियस जिस मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली से होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बोलो रे, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म। बोलो रे। और इसके अंदर जो द्रव होता है उसे नाभिकीय द्रव कहते हैं। इसके अंदर जो द्रव होता है कोशिका द्रव्य। ये पूरा एक जीव है, इसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। बोलो हाँ। इसके अंदर जो द्रव होता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। इसके अंदर कौन द्रव्य? केंद्रक द्रव्य। पूरे के अंदर दोनों मिला के कौन द्रव्य? ये बात तो क्लियर हो गया होगा। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है? नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज से किसका निर्माण करता है? एटीपी का। किसका निर्माण करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज से एटीपी का निर्माण करता है, जिसके कारण हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डीऑक्सीफिकेशन भी करता है लिवर की चीजों को। बोलो। इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। कैसी झिल्ली पाई जाती है? और अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बाद, इसमें एक होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो भाग है, एक रफ दूसरा स्मूथ। रफ भाग पर राइबोसोम पाया जाता है, स्मूथ भाग पर लिपिड या वसा पाया जाता है। सही है। इसके बाद अगर हम आए लाइसोसोम। लाइसोसोम आत्महत्या की क्या है? थैली। आत्महत्या की क्या है? थैली। वैक्यूल्स की अगर हम बात करें, ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में, दोनों में ना कॉमन है। बोलो रे। उसके बाद हम चलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, केंद्रक हो गया, कौन बचा? लवक जो होता है केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। कोशिका भित्ति भी केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। और कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए और आरएनए। आनुवांशिकता का वाहक कौन है? डीएनए। लेकिन कुछ वायरस में आरएनए आनुवांशिकता का कारक होता है। अब आरएनए में एक एक्स्ट्रा चीज, थाइमीन के जगह पर क्या होता है? यूरोसिल। जो किसके जगह पर होता है? थाइमीन के जगह पर। किसके जगह पर? थाइमीन के जगह पर आरएनए में यूरोसिल पाया जाता है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये मैसेज देता है, ये ट्रांसफर करता है, ये बनाने में, प्रोटीन बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। एक्चुअली ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। डीएनए आनुवंशिकता का क्या है? वाहक है। डीएनए बनता है पहले जीन, जीन से बनता है डीएनए, डीएनए से बनता है क्रोमेटीन, क्रोमेटीन से बनता है क्रोमोजोम। बोलो। अरे बोलो। अब अगर हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो क्रोमोजोम की अगर हम बात करें, क्रोमोजोम में का जो बीच वाला भाग होता है, जहां दोनों क्रोमोजोम आकर यहां कटता है, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर।
क्या कहते हैं उसको, याद है ना? इसमें एक धागा जैसी संरचना होती है, यही ना क्रोमेटीन है। बोलो न रे, बोल। नहीं समझा? अनुवांशिकता का वाहक कौन है? डीएनए। डीएनए की इकाई कौन है? जीन। सही है, बोलो। अब बच गया तुम्हारा गोल्जी बॉडी। पदार्थों के आवागमन में कौन सहायता करता है? गोल्जी बॉडी। परिवहन में कौन सहायता करता है? गोल्जी बॉडी। ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहेंगे? केंद्रक को। कोशिका झिल्ली जो होता है वो सक्रिय घटक है कि अक्रिय है? सक्रिय। क्लोरोप्लास्ट या जितना भी प्लास्टिड है वो सब प्लांट सेल में पाया जाता है कि एनिमल सेल में? किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। सेलुलोज किसमें पाया जाता है? कोशिका भित्ति में। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में। किसमें? नहीं बुझा होगा? बुझा? कितने लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आया सेल चैप्टर? अगर आप रेगुलर हैं तो कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। बाकी आप रेगुलर अगर दोस्त मेरे, भाई मेरे नहीं हैं तो दिक्कत होगा। अभी भी रुक जा, अभी भी जो बच्चा रेगुलर नहीं है, आप रेगुलर हो जाइए तो आपको समझ में आने लगेगा। डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया? वॉटसन एंड क्रिक। कितना में प्रस्तावित किया? 1953 में। और नोबेल कब मिला? 1962 में। कभी कभी चला क्या है, किसी किसी जगह पर खोजकर्ता में डिफरेंस आपको मिलेगा, कहीं पर ये नाम कहीं पर वो नाम, थोड़ा बहुत का डिफरेंस कहीं कहीं आपको अलग अलग बुक्स में देखने को मिलता है। क्लियर? पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक। पहुंचाता कौन है? गोल्जी बॉडी। प्रोटीन बनाता कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन बनाने में मदद कौन करता है? आरएनए। कितने प्रकार के एसिड से प्रोटीन बनता है? 20 प्रकार के। कितने प्रकार के? 20। 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलेगा तो प्रोटीन बनेगा। 10 हमारे शरीर में है, 10 भोजन से लेते हैं। इस सब की सूचना वगैरह देने का काम कौन करता है? आरएनए। आरएनए कितने प्रकार का? 3। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अब आप क्वेश्चन बनाइए, बारकोड है स्कैन कीजिए, जहां दिक्कत होती है उसको आप सॉल्व कीजिएगा और क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है ना? बना लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कोशिका विभाजन। एक मिनट, इस शनिवार रविवार को भी हो सकता है स्पेशल क्लास लगेगा रात में, जो 9:45 चलता है ना। टेस्ट के बदले कोई ना कोई अच्छी वाली क्लास हम लगाएंगे, उसका अनाउंसमेंट हम कर देंगे। आप लोग अच्छे से बैठ के पढ़ लीजिए, ठीक ना? एकदम दोस्त मेरे, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप पढ़िए। पढ़ाई ही एकमात्र उपचार है आपकी बीमारी का, बाकी कुछ भी नहीं। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच।